हाँ भाई, सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज का हमारा टाइटल है कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर, यदि हम हिंदी में इसे बोलें तो हम क्या बोलते हैं मित्रों? सम्मिश्र संख्या। सबसे पहली बात कि सम्मिश्र संख्या का प्रतिपादन किसने किया, खोज किसने किया, इन्वेंशन किसने की, सबसे पहले किसने बताया सम्मिश्र संख्या के बारे में? तो अलेक्जेंड्रिया के हीरो, ध्यान से इस नाम को आप सुने, अलेक्जेंड्रिया के हीरो ने सबसे पहले सम्मिश्र संख्या के बारे में बताया। 16वीं सदी में उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया। हालांकि इसके बाद बहुत सारे अलग अलग गणितज्ञ और वैज्ञानिक आते गए, उन्होंने इसके बारे में बताया। तो जैसे बम्बोली थे, कार्डो थे, अपने पास हैमिल्टन थे, रीमन थे, कॉशी थे, ऑयलर थे। तो ये सब ऐसे लोग थे जिन्होंने सम्मिश्र संख्या के बारे में काफ़ी सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमको दी है। तो दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या के बारे में सबसे पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। खोज या प्रतिपादन किसने किया? अलेक्जेंड्रिया के हीरो ने। उसके बाद काफ़ी सारे लोग आते गए और वो बताते गए, लेकिन ज़रूरत क्यों पड़ी, किस हिसाब से इसकी आवश्यकता पड़ी? तो यदि कहीं हम इस टाइप से इक्वेशन लिखते हैं x² - 9 = 0, तो ये हमारे पास क्या आता है? हालांकि मैं अभी डिटेल में और बताऊंगा कि सम्मिश्र संख्या आई कहाँ से, सारी बातें करेंगे, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना। पहले काल्पनिक संख्या नाम की कोई चीज़ थी नहीं, ज़रूरत कहाँ से पड़ी? तो x² - 9 = 0 है। तो यदि x² बराबर हम देखेंगे यहाँ से तो कितना आएगा? 9 आएगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है। x का मान आप चाहे तो 3 रख दें, चाहे तो -3 रख दें, दोनों के लिए ही। चाहे आप 3 का स्क्वायर कर दें 9 आ जाएगा, चाहे आप -3 का स्क्वायर कर दें कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही यदि यहाँ ऐसे होता कि x² + 9 = 0, तो दोस्तों क्या होता? x² = -9। तो आप बताओ, किसी भी रियल नंबर का यदि आप स्क्वायर करते हो, किसी भी रियल नंबर का यदि आप स्क्वायर करते हो तो क्या कोई नेगेटिव नंबर आ सकता है क्या? किसी भी हिसाब से रियल नंबर का स्क्वायर करने पर नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, क्योंकि स्क्वायर करने का मतलब क्या है? जो नंबर आपके पास गिवन है उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो यदि आप -3 चूज करते हो तो -3 को आप -3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? +9। यदि आप +3 चूज करते हो तो +3 मल्टीप्लाई बाई +3 कितना होगा? +9। यानी किसी भी हिसाब से रियल नंबर का स्क्वायर करने पे अपने पास नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारी एक कल्पना का भाग हुआ। ऐसे नंबर रियल में एग्जिस्ट नहीं करते थे। पहले काफ़ी समय तक इन्हें इस तरीके से समझा गया कि किसी काम के नहीं है, लेकिन बाद में जब गणित का विकास होता गया तो इनकी ज़रूरत हमें पड़ने लगी, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी इसकी पड़ने लगी, तो हमें इनकी ज़रूरत हुई और हमने इनका काम लिया। और गॉस भी ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने भी एक बार ये कहा था कि भाई ये किसी काम के नहीं है, लेकिन बाद में उन्होंने भी ये एक्सेप्ट किया कि बिल्कुल काम में आ सकते हैं ये नंबर्स। ठीक है, देखते हैं आगे। यदि मैंने लिखा सबसे पहले नंबर किस हिसाब से थे, तो मैं बोलता हूँ नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या की यदि हम बात करें तो 1 2 3 4 5 चलते हुए किधर जाएंगे? प्लस इनफाइनाइट की तरफ, यानी एक बहुत बड़ा नंबर प्लस का। अच्छा, सबसे पहले दुनिया में यदि कुछ एग्जिस्ट था, दुनिया में यदि कुछ अस्तित्व में था, तो वो हमारे पास एक ही चीज़ थी, और वो क्या थी? काउंटिंग नंबर, है ना, गिनने योग्य संख्याएं, जिनको हमने दर्शाया, है ना, कि इस टाइप से किसी को दर्शाया बोल दिया उसको 1 है, इस टाइप से किसी को दर्शाया बोल दिया 2 है, अगले को 3 बोला, 4 बोला, 5 बोला, 6 बोला, 7 बोला, 8 बोला, 9 बोला, ऐसे हम चलते गए। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें इस चीज़ को, 1 2 3 4 5 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। अब आप एक चीज़ अच्छे से सोचें, यदि मैं यहां बोलता हूं कि अनंत, कुछ लोगों को अनंत के बारे में थोड़ी सी गलत धारणाएं हैं, उनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। कुछ लोग इस प्रकार से मान लेते हैं कि अनंत एक रियल नंबर नहीं है। अनंत क्या नहीं है? रियल नंबर नहीं है। तो इस प्रकार की बातें कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि अनंत है वो रियल नंबर ही है, अनंत एक वास्तविक संख्या ही है, बशर्ते मेन बात यह है कि हम अनंत को बता नहीं पाएंगे कि अनंत कितना बड़ा है, क्योंकि आपने कुछ भी डिजिट लिखा, कितने भी आपने डिजिट लिखे, जैसे मान लीजिए आपने
50 9 के लिखे, तो मैंने आगे 51 1 9 8 7 कुछ भी और लगा दिया। तो आप कितने भी लिखोगे मैं उससे आगे 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट और लगाता जाऊंगा, आगे उसके हम डिजिट्स बढ़ाते जाएंगे। तो मित्रों क्या होगा, ओवरऑल बात यह होगी कि जो अनंत है वो एक बहुत बड़ा नंबर है हमारे पास, जिसको हम दर्शा नहीं सकते, जिसको हम लिख नहीं सकते, उसको हम भावनाओं में व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन वो नंबर तो होगा ही होगा। अब कितना बड़ा होगा हम कुछ नहीं बोल सकते कि सबसे बड़ा क्या है। आपने सबसे बड़ा कुछ लिखने की कोशिश की तो आप उसे जिंदगी भर नहीं लिख पाओगे। आप कुछ भी सबसे बड़ा लिखने की कोशिश करोगे तो दुनिया उसके आगे जरूर 1 डिजिट 2 डिजिट 1 2 3 डिजिट कितने भी एक्स्ट्रा लिख देगी, तो वो उससे जस्ट बड़ा और हो जाएगा। इसलिए अनंत को हम व्यक्त नहीं कर सकते कितना बड़ा है और कितने उसमें डिजिट्स होंगी, लेकिन अनंत जो भी कुछ होगा वो एक रियल नंबर ही होगा, वो अपने पास परिभाषित ही होगा, वो अपरिभाषित नहीं होगा। इसलिए बहुत से लोगों में जो मिसकंसेप्शन है, जो सबसे बड़ी जो गलती है वो यही है कि वो अनंत को और अपरिभाषित को एक तरह से लेते हैं। अनंत और अपरिभाषित एक तरह से बिल्कुल नहीं है, अनंत बिल्कुल अलग है और अपरिभाषित है वो बिल्कुल अलग है। आप इस चीज को ध्यान से देखें, मैंने कहीं लिखा 5/0। अब बहुत से लोग बाई मिस्टेक मान लो या ये मान लीजिए कि छोटी क्लासों में हमें इस तरह से सिखाया गया, इस तरह से चीजें व्यक्त की गई हमारे पास कि हमने इसको इस तरह से लिखा होगा कि 5/0 कहीं हमें मिला तो हमने इसको बोल दिया कि भाई इनफाइनाइट। अब बहुत से लोग अब भी इसको इनफाइनाइट बोलते हैं। वो छोटी क्लासों में अपरिभाषित चीजें समझा पाना दूसरी तीसरी चौथी पांचवी क्लास के बच्चे के लिए, छोटी क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें ये एक तरीका अपनाना पड़ा इस तरह से चीजों को समझाने का, लेकिन ये किसी भी हिसाब से अनंत नहीं है और कभी भी अनंत नहीं होता है। ये केवल और केवल अपरिभाषित है। अपरिभाषित का मतलब क्या होता है दोस्तों, सबसे बड़ी बात, क्योंकि बच्चे कई बार लिख लेते हैं और उन्हें अपरिभाषित का मतलब एक्चुअल में पता नहीं रहता। अपरिभाषित का मतलब ये है कि ये हमने डिफाइन नहीं किया है। डिफाइन नहीं किया, इसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई ये चीज ऐसा लिखना ही गलत है, इसकी अभी हमारे पास किसी भी प्रकार से कोई भी परिभाषा हमारे मैथमेटिकल टूल्स में संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो अपरिभाषित का मतलब यही होगा कि इस तरह से चीजें हम अभी हमारी उपलब्ध जानकारियों के हिसाब से हम इनको नहीं बता पाएंगे, उपलब्ध इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम ये नहीं बता पाएंगे कि ये ठीक ठीक क्या चीज है या ठीक ठीक इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो अनंत बिल्कुल अलग चीज है और अनडिफाइन अपरिभाषित बिल्कुल अलग चीज है, दोनों डिफरेंट चीजें हैं भाई। तो इसमें आपको कंफ्यूज कभी नहीं होना। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं लेकिन बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। तो सबसे पहली चीज हम हमारे मुद्दे पे आते हैं, थोड़ा साइड में चले गए थे। 1 2 3 4 5 से लेके भाई साहब कहां तक जाना है, प्लस इनफाइनाइट, प्लस का एक बहुत बड़ा नंबर। उसके बाद आया भाई साहब होल नंबर। पहले जब तक जीरो का इन्वेंशन नहीं हुआ, जीरो की खोज नहीं हुई, तब तक जीरो को एक ये समझ लीजिए आप शून्य की कोई आवश्यकता नहीं थी, तो शून्य भी आवश्यकता विहीन नंबर था। उसकी कोई नेसेसिटी नहीं समझी जाती थी उस वक्त, उसकी कोई आवश्यकता नहीं समझी जाती थी उस वक्त। तो उसके बाद क्या हुआ, जब जीरो की खोज हुई तो ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग गया मैथमेटिक्स में। इस वजह से जीरो को हमें शामिल करना पड़ा किसमें, काउंटिंग नंबर में। अब पहले उनको नेचुरल नंबर बोल दिया गया था, क्योंकि प्राकृतिक नंबर उनको बोल दिया गया था, प्राकृत संख्याएं बोल दिया गया था, नेचुरल नंबर बोल दिया गया था। तो अब यदि जीरो को हम शामिल कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे दोस्तों, होल नंबर बोलेंगे, पूर्ण संख्याएं बोलेंगे। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर। होल नंबर कब होगा, जब उसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाए तो क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेचुरल, होल। उसके बाद आते हैं दोस्तों इंटीजर में। इंटीजर की बात करते हैं तो 0 1 2 3 4 5 इधर की चीजें तो हम दोस्तों निकाल ही चुके थे ऑलरेडी, इनकी तो हम खोज कर ही चुके थे सारी बातों की। अब दिक्कत वहां हुई, जैसे कहीं किसी ने यह कहा कि आप 5 में से 4 कम करो, तब तो हम 1 बता पा रहे थे, लेकिन 4 में से 5 कम करो तो हम क्या बोल पाए। किसी भी तरीके से मैथमेटिक्स के पास ये जवाब नहीं था कि 4 में से आप 5 माइनस करो, घटाओ, कम करो तो क्या रिजल्ट मिलेगा। तो फिर उन्होंने ये कहा कि जितने भी काउंटिंग नंबर आपके पास थे उनको नेगेटिव साइन के साथ आप दर्शाओगे। इसका मतलब ये होगा कि ये उतना उससे कम है ना, उतना उससे लिस्ट है, छोटा है, स्मॉल है। तो काउंटिंग नंबर जो हमारे पास है, इतनी देर हम प्लस में दर्शा रहे थे, उन्हीं काउंटिंग नंबर को यदि हम माइनस में भी ले लें तो फिर माइनस और प्लस वाले काउंटिंग नंबर और जीरो मिलाकर क्या बनेंगे, इंटीजर्स बनेंगे मित्रों।
और नंबर लाइन पे एक खास बात और, कुछ बच्चे इस तरह से पूछते हैं कि ये ऐसे क्यों नहीं लिखा जाता कि -1 -2 -3 इस तरह से। तो नंबर लाइन जो हमारी डिफाइन हुई मैथमेटिक्स में, नंबर लाइन इस तरह से डिफाइन हुई है कि आपको लेफ्ट टू राइट जब चलना है तो इधर आपके पास छोटी चीजें आनी चाहिए, स्मॉल चीजें आनी चाहिए, और उधर आपके पास बड़ी चीजें आनी चाहिए, बिगर आनी चाहिए, लार्ज आनी चाहिए। समझ पा रहे हो बात को? इधर छोटे वैल्यूज होंगे तो बिल्कुल छोटे से जितना ज्यादा नेगेटिव होगा यानी वो उतना ज्यादा हमारे पास लिस्ट होगा, छोटा होगा, स्मॉल होगा। इस वजह से हम ये बोलेंगे कि सबसे छोटा इस तरफ होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना छोटा होगा, और उधर हम जाते जाएंगे 0 तक पहुंचे, फिर 1 2 3 4 5 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक पहुंचेंगे। ठीक है, अब आप एक चीज सोचें कि नंबर लाइन पे हमने इनको इस तरह से दर्शा दिया तो कोई दिक्कत नहीं हुई। हमने ये चीज बोल दिया कि काउंटिंग नंबर है, उनको हम नेगेटिव में भी बोल सकते हैं और पॉजिटिव में भी बोल सकते हैं, और फिर 0 भी उनमें शामिल कर सकते हैं, और सब मिलाकर क्या बना? इंटीजर। i प्लस यदि मैं लिखता हूं मित्रों तो इसका मतलब क्या होगा? केवल मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर होंगे। i माइनस यदि मैं लिखता हूं तो केवल मेरे पास नेगेटिव नंबर होंगे। ठीक है, अब समस्या दुविधा कहां पैदा हुई? कहीं हमने ऐसा लिखा कि 4/2, जब भाग की बात आई तो 4/2 यदि हमने लिखा तो 2 मिल गया था हमें। 6/3 लिखा तो हमें कितना मिल गया था? 2 मिल गया था। 8/2 लिखा तो 4 मिल गया था। लेकिन कहीं ऐसी समस्या आई, जैसे मैंने लिखा 7 में आप 3 का भाग दो, तो अब पूरा भाग इसमें जा नहीं रहा। तो ऐसी समस्याओं से निजात पाने के लिए, ऐसी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हमने कहा कि केवल इंटीजर्स से हमारा मैथमेटिक्स में काम नहीं चल सकता। केवल इंटीजर्स की सहायता से हम ये नहीं बता सकते कि हम इन नंबर्स को इस तरह से अपने पास डिवाइड करें और इस तरह से इन नंबरों को हम विभाजित करें। तो फिर हम क्या कहेंगे भाई कि ये एक ऐसा नंबर होगा जिसका कुछ ना कुछ अंश होगा और जिसका कुछ ना कुछ हर होगा, जिसका कुछ ना कुछ क्या होगा भाई? हर होगा। यानी हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आई कि मित्रों केवल इंटीजर से हमारा काम नहीं चलेगा, अंश होगा और हर होगा, ऐसे नंबर भी हमें मिलेंगे। अंश और हर हमारे लिए हमने खुद ने बोले हैं, हमने बोल दिया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो अंश को बोल दिया न्यूमरेटर, हर को बोल दिया डिनोमिनेटर। ठीक है, तो देख मित्रों, जहां हमारे पास P/Q के रूप में नंबर्स आए तो हमने कहा कि इनको और शामिल करने की जरूरत है, और जब इनको और शामिल किया गया तो ये फ्रैक्शन का पार्ट बने। जहां एक चीज हमें बोलनी पड़ी, और वो क्या बोलनी पड़ी कि भाई Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों बोलनी पड़ी? क्योंकि जब भी नीचे 0 आएगा तो वो अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित क्यों होता है इसकी भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आप केवल इतना ध्यान दीजिए कि अब P/Q टाइप के यदि कोई नंबर मिलते हैं तो उन्हीं को हम दोस्तों बोलते हैं परिमेय संख्या और रैशनल नंबर। परिमेय संख्या और रैशनल नंबर, यानी इंग्लिश में बोलेंगे तो रैशनल और हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे भाई? परिमेय संख्या। तो आप एक चीज ध्यान से देखें, यदि मैंने P/Q के रूप में लिखा, क्योंकि हम जब भी ऐसे लिख रहे थे पहले नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर्स, और फिर आए हम किस में? रैशनल नंबर में, जिसको हम किससे दर्शा रहे हैं? Q से दर्शा रहे हैं। तो जब रैशनल नंबर में यदि हम आए तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब जो पीछे वाले सारे हैं वो इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। जितने भी काउंटिंग नंबर हैं वो सारे होल नंबर में आ सकते हैं, जितने भी होल नंबर हैं वो सारे इंटीजर्स में आ सकते हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर परिमेय संख्या में आ सकते हैं। किस तरह से? यदि मैंने लिखा -1 -2 -3, तो इनके नीचे भी आप क्या लिख सकते हो? 1 तो लगा ही सकते हो सबके नीचे, तो सबको आप क्या लिख सकते हो? P/Q के रूप में लिख सकते हो। तो रैशनल नंबर से हमारा अच्छे से काम चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं आई, बढ़िया तरीके से काम हमारा चल रहा था। लेकिन मित्रों फिर एक समस्या आई, और वो कब आई? जब हम रूट लेना सीख रहे थे चीजों का। तो हमने जैसे √4 लिखा तो हमने बोल दिया कि भाई 2 × 2 4 होता है, तो रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 का 2 आ जाएगा। लेकिन कहीं हमने लिखा √3, तो √3 जब हमने लिखा तो मित्रों कोई भी इसका फिक्स वैल्यू हमें नहीं मिला। यह दशमलव के बाद आगे, पॉइंट के बाद आगे चलता ही गया, ना तो ये रुका और ना ही इसकी कोई फिक्स पुनरावृत्ति हुई। ऐसे ही हमने पाई का आविष्कार किया, आगे ई की बात चली, तो ये सारी जो चीजें थी इनका कोई भी फिक्स वैल्यू हम नहीं बता सकते थे, और जब तक हम फिक्स वैल्यू नहीं बता सकते थे हम इनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते थे। और P/Q के रूप में नहीं लिख सकते थे मतलब ये परिमेय संख्याओं की कैटेगरी में नहीं होंगी, इनकी कैटेगरी से ये आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो फिर अगली कैटेगरी कौन सी आई दोस्तों? इनके बाद अगली कैटेगरी और आई, और वो आई इर्रेशनल, अपरिमेय संख्याओं की। इर्रेशनल अपरिमेय संख्याओं की बात आई दोस्तों। तो इर्रेशनल अपरिमेय संख्याएं कौन से होंगे भाइयों? वो नंबर्स जिनको हम P/Q के रूप में नहीं दर्शा सकते, नहीं लिख सकते, वो सारे नंबर क्या होंगे भाई?
अपरिमेय होंगे। जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका यदि हम अंडर रूट ले लेते हैं तो वो सारी अपने पास क्या बन जाएंगी, अपरिमेय बन जाएंगी, कोई भी इनका फिक्स वैल्यू नहीं होगा। तो क्या पॉइंट्स के बाद आने वाले सभी नंबर्स को हम अपरिमेय बोलेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पॉइंट के बाद यदि ऐसे चलता ही जा रहा है, हमारे पास रिपीटेशन जो आ रहा है वो फिक्स आ रहा है, यदि फिक्स रिपीटेशन आ रहा है तो उनको हम P अपॉन Q के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से फिक्स आए, चाहे मैंने लिखा 1.23 23 23 इस तरीके से चलेगा, तो इनको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। चाहे 3-3 अंक बार बार रिपीटेशन में आए, चाहे 4-4 आए, चाहे 5-5 आए, चाहे 10-10 आए, लेकिन जिनका रिपीटेशन हमारे पास फिक्स नहीं होता कि आगे जो है वो पिछले वाले के पैटर्न से कोई संबंध नहीं रखता, तो उनको हम P अपॉन Q के रूप में नहीं दर्शा सकते। यानी क्या बात हुई, यानी बात ये हुई कि अपरिमेय संख्याएं वो होंगी जिनको आप P अपॉन Q के रूप में नहीं दर्शा सकते हो। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें कौन सी, अपरिमेय, अपरिमेय और परिमेय मिलकर रियल नंबर बनी हुई। परिमेय कौन सी होती हैं, P अपॉन Q के रूप में। अब आपको काउंटिंग नंबर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, सारे काउंटिंग नंबर, होल नंबर, इंटीजर सारे इसमें आ गए। तो एक तो हो गई P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, दूसरी P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो P अपॉन Q के रूप में अंश अपॉन हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में दर्शा सकते हैं, तो वो हमारे पास परिमेय हो गई। नहीं दर्शा सकते तो वो हमारे पास क्या हो गई, अपरिमेय हो गई। तो ये सब मिलकर क्या आई हमारे पास दोस्तों, रियल नंबर आई। यहां तक बात था हमारे पास, रियल नंबर के पास हम पहुंच गए। लेकिन जरूरत कहां पड़ी थी, जैसा कि मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया था एक छोटे से एग्जांपल के साथ शुरू में, कि x² + 9 = 0 था। अब किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करते हो, कोई भी रियल नंबर आप लेते हो उसका स्क्वायर करते हो, फिर उसमें 9 जोड़ते हो, तो ये कम से कम यदि x² का आप छोटे से छोटा वैल्यू लेना चाहो, यदि आप चाहो कि ये न्यूनतम आए अपने पास, ये मिनिमम आए, तो मिनिमम ये 0 हो सकता है। यदि 0 का स्क्वायर आप करोगे तो 0 मिलेगा, -1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 आएगा, -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है सिचुएशन में ये हो रहा है कि ये कभी भी ये वाली लेफ्ट हैंड साइड LHS कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकती। LHS कांट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज रियल नंबर्स के लिए कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, रियल नंबर्स के लिए कभी भी ट्रू नहीं होगी। इसलिए हमें दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ी। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हम करते हैं। एक तो हमारे पास होगा रियल नंबर और एक हमारे पास दोस्तों होगा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, रियल और इमेजिनरी का एक जगह मिश्रण, एक जगह संयोग, एक जगह इनको जोड़ना, एक जगह इनका सम करना, एक जगह इनको रिप्रेजेंट करना, यही हमारे पास क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर को दर्शाएंगे दोस्तों हम स्मॉल z से। कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे दर्शाएंगे, स्मॉल z से। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो स्मॉल z से, और कॉम्प्लेक्स नंबर के समूहों को यदि दर्शाना है, सभी कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो वो हम c से दर्शाएंगे। चाहे उसको आप डार्क कर सकते हो, चाहे लार्ज c लिख सकते हो। वो सारे जितने भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर, वो सारे हमारे पास c से हम रिप्रेजेंट उनको कर सकते हैं, c से हम दर्शा सकते हैं। तो रियल प्लस इमेजिनरी, इनको मिला के हम क्या बोलेंगे दोस्तों, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलेंगे, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपने कहा सर -9 तो आ गया, हालांकि ये चीजें बहुत से बच्चों को ऑलरेडी पता है और ये इतना बेसिक लेवल है कि 90% बच्चों को ऑलरेडी पता होता है। फिर भी हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये पहला क्लास हमारा इंट्रोडक्शन क्लास होगा और दूसरा क्लास इसका पार्ट फेस्ट होगा, जिसमें हम अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेना स्टार्ट कर देंगे। तो आप ध्यान से देखें इस चीज को, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर रहे होंगे, तो उनके लिए मैं सारी इंफॉर्मेशन 0 से ही दूंगा। और जब आप सारे वीडियो को देखोगे, कंप्लीट वीडियो को, तो आपको ये अंदाजा भी लग जाएगा कि हाँ, ये एक दो चीज तो हमें पता भी नहीं थी, तो उसी लिए बस उसी चीज के हिसाब से ये बनाया गया है। तो जब मैंने ऐसे लिखा कि x² + 9 = 0 या x² + 8 = 0, तो ये प्लस जब कर रहे थे तभी से दिक्कत शुरू हुई कि x² -9 = 0, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, x² बराबर 9 आ गया था। ऐसे ही -8 होगा तो x² बराबर 8 आ जाएगा। तो सारे नंबर वो हमारे लिए पॉसिबल हैं। जब प्लस किया तो पहला नंबर क्या आएगा, 0 जोड़ोगे तब तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यदि आप ऐसे करोगे x² + 1 = 0, तो x² बराबर क्या आ जाएगा भाई साहब, -1 आ जाएगा। तो पहला नंबर जो हमने लिया वो किस हिसाब से आएगा, x² = -1। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर आपके पास होगा ±√-1। तो ये ±√-1, तो √-1 पे आप ध्यान दीजिए इस चीज को सबसे पहले, कि बार बार हमें √-1 नहीं लिखना पड़े, इसका कोई हम प्रतीक दे दें, कोई इसका हम नोशन दे दें। तो सबसे पहले गणितज्ञ ऑयलर ऐसे थे
कुछ लोग इसको कॉम्प्लेक्स नंबर का खोजकर्ता भी मान लेते हैं, लेकिन ऑयलर किसी भी हिसाब से कॉम्प्लेक्स नंबर के खोजकर्ता नहीं है। इतना जरूर है कि उन्होंने आयोटा को आई से दर्शा दिया था, यह उनका महत्वपूर्ण काम था इस सूची में। ठीक है, तो सबसे पहले ऑयलर ने आई से रिप्रेजेंट किया था किसको भाई साहब, √-1 को। अब √-1 के हिसाब से आप जो भी लेना चाहो सबको आप इस हिसाब से लिख सकते हो। जैसे यहां ये होता कि √-2, तो आप इसको लिख सकते थे 2 आयोटा। √-3 तो आप क्या लिख सकते थे 3 आयोटा। √-4 तो क्या लिख सकते हो 4 आयोटा। लेकिन आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि √-1, बस इसको आपको अलग करना है। √-1 को अलग करते ये क्या हो जाएगा, अपने पास क्या हो जाएगा दोस्तों, आयोटा बन जाएगा। समझ पा रहे हो इस बात को? ठीक है, अब आगे चलते हैं। यदि मैंने कहीं लिखा √4 आयोटा, मैं ऐसे ले लेता हूं √4 आयोटा, इतना ही ले लिया मैंने 4 आयोटा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा 4 मल्टीप्लाई बाई √-1। एक एग्जाम्पल और लिख देता हूं, √-a मल्टीप्लाई बाई √-b। अब आप एक चीज देखना, यदि आप अपने मूल वे से करोगे और माइनस को यदि आप बाहर निकाल के देखोगे तो देखो कितना चेंज हो जाएगा, ये चीज आप समझना। यदि मैं यहां से ऐसे लिखूं कि √a और √b, और ये माइनस माइनस यदि मैं बाहर ले लूं दोनों से और इसको यदि मैं प्लस कर दूं, तो ये आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई √ab इस टाइप से हो जाएगा। लेकिन ऐसे लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे हमें फिर वापस वो प्राप्त नहीं कर सकते हम। समझ पा रहे हो बात को? तो देखो क्या होगा मित्रों, यदि मैं ऐसा लिखूं कि √-a, तो मेरा कर्तव्य है कि इसको मैं ऐसे लिखूं √a into आयोटा। यदि इस माइनस को मुझे हटाना है, केवल माइनस की बात कर रहा हूं मैं, यदि मैंने ऐसे लिखा था √-4, तो इसका मतलब यह होगा कि √4 into आयोटा। मैंने लिखा √-3, पीछे हमने केवल वो 3 लिख दिया था, उसको आप सही कर सकते हो ना, 3 आयोटा, √3 आयोटा। रूट तो रहना ही रहना है, बस केवल किसकी बात कर रहे हैं, माइनस को हटाने का ही आयोटा आ जाता है। केवल माइनस को हटाएं, इसी चीज का आयोटा आ जाता है। यदि मैं लिखूं कि -a का अंडर ले रहे हैं तो √a तो रहेगा, इसके लिए आयोटा आ जाएगा। मैंने लिखा √-b, तो ये क्या हो जाएगा √b, और इसके लिए क्या आ जाएगा दोस्तों, आयोटा आ जाएगा। मैंने लिखा √-c, तो ये क्या आ जाएगा √c, और इस केवल माइनस को हटाने के लिए क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहां आप इसको क्या लिखोगे भाई साहब फिर, तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे कि √a इंटू आयोटा मल्टीप्लाई बाई √b इंटू आयोटा। अब आयोटा गुणा आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, जिसकी वजह से क्या आ जाएगा -1, और √a इंटू √b क्या हो जाएगा, √ab। हालांकि हम इसकी भी बात करेंगे अभी कि आयोटा स्क्वायर -1 क्यों होता है, सिंपल सी चीज है, ये भी पता चल जाएगा आपको। तो बस थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि √a इंटू √b जैसी चीजें दिख रही हैं इस प्रकार से माइनस के साथ रूट के अंदर, तो आप उनको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते, आपको इस तरीके से उनको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, इस तरीके से उनको दर्शाना पड़ेगा। अब दोस्तों आगे चलते हैं अगली चीज पे। हमने दर्शाया था इस तरीके से कि z बराबर रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट मिला के क्या होगा भाई साहब, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब मैं लिखता हूं कि z बराबर 1 + 3 आयोटा। अब यहां 1 और 3 दोनों क्या हैं भाई, रियल हैं। 1 और 3 क्या हैं, रियल हैं दोनों। यदि मैं z को ऐसे लिखूं कि z बराबर a + आयोटा b, z बराबर a + आयोटा b, तो आप एक चीज ध्यान रखें अच्छे से कि z बराबर a + आयोटा b मैंने रखा, तो यहां आपको a दिख रहा है और क्या दिख रहा है, b दिख रहा है। ये दोनों चीजें, दोनों की दोनों चीजें r से बिलोंग करेंगी, a, b विल बिलोंग्स टू r। ये r से क्या करेंगे भाई, संबंध करेंगे। r का मतलब क्या है, रियल नंबर, दोनों रियल नंबर होंगे। तो फिर काल्पनिक भाग कैसे हुआ, केवल आयोटा के साथ में आने के कारण। आयोटा के साथ में आने के कारण ये हमारे पास a है वो रियल पार्ट ऑफ z कहलाएगा, z का वास्तविक भाग कहलाएगा, और आयोटा के साथ में आने के कारण जो हमारा b है वो क्या कहलाएगा, इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या कहलाएगा, b, और रियल पार्ट ऑफ z क्या कहलाएगा, a। रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, a, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा, b होगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। z बराबर a + आयोटा b। अब हम प्रॉपर समिश्र संख्या की बात कर रहे हैं। इतनी देर जो भी बात थी वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, बस
हमारा उसका ताल्लुकात इतना ही था कि आपको थोड़ा बहुत पता नहीं है तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा उसका हो जाए। अब हम आगे की बात करते हैं, प्रॉपर समिश्र संख्या की बात करते हैं। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, समिश्र संख्या किस टाइप से हो कि कोई भी नंबर यदि a प्लस आयोटा बी के रूप में लिखा हुआ है, द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी विल कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है भाई, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा हमारे पास, सीधी सी बात है। अब हम आगे चलते हैं आयोटा पर। तो आयोटा प्रतीक किसने दर्शाया, ये मैंने बोल दिया था, किसने, ऑयलर ने। गणितज्ञ हमारे पास कौन थे साहब, ऑयलर थे। यदि मैं बात करूं कि आयोटा की वैल्यू की, तो आयोटा का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट -1। कहीं बात आ जाए कि आयोटा की घात यदि आप 2 करते हो तो किस तरीके से सोल्व करोगे, तो आयोटा की घात 2 करते हो, आयोटा स्क्वायर, तो ये क्या होता है, आयोटा की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा की पावर 1। आप एक चीज बताओ भाई, आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा तभी तो आयोटा स्क्वायर होगा, क्यों, क्योंकि यदि आप ऐसा लिखते हो कि 3 मल्टीप्लाई बाई 3, आधार समान है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है यानी गुणा में है, तो घातें क्या हो जाती हैं साहब, जुड़ जाती हैं। एक और एक कितना हो जाता है, 2, 3 का स्क्वायर कितना आ जाता है, 9। वैसे ही आप यहां क्या बोलोगे कि आयोटा की पावर 1 आयोटा की पावर 1, तो आयोटा की पावर 1 + 1 कितना हो गया, 2, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो 1 और 1 हमने क्या कर लिया, अलग अलग सेपरेट कर लिया। अब अलग अलग सेपरेट कर लिया तो हमारे पास क्या बेनिफिट हो गया, वो चीज समझना आप। अब अलग अलग यदि सेपरेट कर लिया तो मैं यहां इसका वैल्यू लिख देता हूं अंडर रूट -1 और यहां इसका वैल्यू लिख देता हूं अंडर रूट -1। ठीक है, मैंने एक चीज अभी आपको समझाई थी थोड़ी देर पहले कि अंडर रूट -a मल्टीप्लाई अंडर रूट -b, इसको किस तरीके से लिखेंगे हम क्या बोलेंगे भाई, एक साथ यदि इसका रिजल्ट हमें चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, -√ab। अभी मैंने आपको बताया था, आप वीडियो को पॉज करके पीछे जा सकते हो या फिर वीडियो को आप पीछे प्ले कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको देख सकते हो। बाकी यहां से भी आप समझ सकते हो, यहां से इस तरीके से भी आप ले सकते हो कि बेस भी समान है, यहाँ तो भाई घात भी समान है और बेस भी समान है। तो बेस समान होगा तो आप क्या करोगे, -1 की पावर 1/2 गुणा -1 की पावर 1/2। तो जब बेस समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगे, तो आधा और आधा कितना हो जाएगा, 1, यानी आयोटा स्क्वायर कितना आ जाएगा, -1। हम इस पे इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, इस पे इतना टाइम लगाने की क्या वाकई जरूरत है क्या, और क्या वाकई ये इतना इंपॉर्टेंस रखता है क्या, नहीं, ये केवल इंट्रोडक्शन क्लास है, इसी वजह से हम थोड़ा सा बस इस पे विस्तार से ले रहे हैं। बाकी हम जब क्वेश्चंस लेंगे तो बढ़िया तरीके से और बिना कोई टाइम बिल्कुल गंवाए शानदार तरीके से उनको लेंगे। तो ये केवल इंट्रोडक्शन क्लास है, इसलिए मैं आपको थोड़ा बहुत इसमें डिटेल में ले रहा हूं। ठीक है, अब आप आगे चले। 2 चीजें हमने यहां से बता दी भाई साहब, आयोटा बराबर तो कितना हो गया, अंडर रूट -1। अब इसको अंडर रूट -1 ना लिख के केवल क्या लिखोगे, आयोटा, आयोटा स्क्वायर कितना आ जाएगा, -1। तो आयोटा की पावर 3 क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 इंटू आयोटा क्या हो गया साहब, माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 बोलो भाई, तो आप क्या बोलोगे, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आयोटा स्क्वायर। तो -1 मल्टीप्लाई बाई -1, बताओ क्या आ जाएगा, +1। आयोटा की पावर 5 की बात करते हैं साहब, तो आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा। अब आप क्या करो, ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करो कि आयोटा की पावर 4 में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि ये 1 होता है और 1 को सिंप्लीफाई करने की हमें कोई जरूरत नहीं होती, 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर मिलता है। तो फिर 1 इंटू आयोटा क्या आ जाएगा, आयोटा। आयोटा की पावर 6 की बात करते हैं तो क्या मिलेगा, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 2। किसी भी तरीके से ब्रेक करो आप, चाहे आप ऐसे लिख दो आयोटा की पावर 5 इंटू आयोटा, तो आप इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि आयोटा की पावर 5 कितना होगा, आयोटा की पावर 5 की बात करें तो हमारे पास दे रखा है कितना, आयोटा, और आयोटा ऑलरेडी क्या है, आयोटा ही है। तो जब दोनों को गुणा करेंगे तो आयोटा स्क्वायर यानी -1 आएगा। और यहां से भी आप यदि करते हो तो आयोटा की पावर 4 तो 1 हो जाता है, इसका कोई फर्क पड़ता नहीं, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। कैसे भी सोल्व करें, बस आपको तो रिजल्ट बताना होता है। आयोटा की पावर 7 की बात करें तो आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई आयोटा की पावर 3। तो आयोटा की पावर 4 कितना होगा दोस्तों, +1, और आयोटा की पावर 3 के लिए हम रिजल्ट निकाल चुके हैं, क्या होगा, माइनस आयोटा। यदि हम आयोटा की बात करें, आयोटा की पावर 8 की, तो आप बताओ आयोटा की पावर 8 क्या होगा, आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई आयोटा की पावर 4, यानी 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आयोटा की पावर जब भी 4 या 4 की गुणज है, 4 या 4 का कोई भी मल्टीपल आता है तो हमेशा उसको 4 के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जब 4 के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वैल्यू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कितनी बार 1 को मल्टीप्लाई करो, ओवरऑल क्या मिलने वाला है, 1 ही मिलने वाला है। अब इस रिजल्ट को आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आप देखोगे कि आयोटा की 4 लगातार पूर्णांकीय घातों का रिपीटेशन आपको मिलेगा। पहले क्या था, आयोटा, फिर आयोटा स्क्वायर के लिए -1, आयोटा क्यूब के लिए माइनस आयोटा, आयोटा पावर 4 के लिए +1। अब आयोटा पावर 5 के लिए देखो,
जितना आयोटा की पावर 1 के लिए है उतना ही किसके लिए है, आयोटा की पावर 5 के लिए है। क्या है ये, आयोटा है। आयोटा की पावर 2 के लिए देखो कितना आ गया, -1। जो आयोटा स्क्वायर का मान है वही किसका है, आयोटा की पावर 6 का। जो आयोटा क्यूब का मान है वही किसका है, आयोटा की पावर 7 का। जो आयोटा की पावर 4 का मान है वही किसका है, आयोटा की पावर 8 का। अब आप आगे भी लेके जाओगे तो यही हमें रिपीटेशन मिलता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्या सेंस हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि आयोटा की लगातार 4 पूर्णांक के घातों के बाद उसके मान में हमें क्या मिलती है दोस्तों, पुनरावृत्ति मिलती है। ये चीज आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या समझ सकते हो। हालांकि बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। वापस प्ले करके भी आप देख सकते हो। तो दोस्तों हमने रिजल्ट ये निकाल लिया कि आयोटा की 4 लगातार पूर्णांक के घातों के बाद उसके वैल्यू में जो है वो रिपीटेशन मिलता है और पुनरावृत्ति मिलती है। ठीक है, अब आप आगे देखें, मैंने लिखा आयोटा की पावर 19। तो आप डायरेक्ट सोचो कि भाई आयोटा की पावर 19 की यदि बात हम कर रहे हैं तो आप बताओ 4-4 के बाद रिपीटेशन होता है, 4-4 के बाद मान वही मिलता है। तो यदि हम आयोटा की पावर 1 की बात करें तो वही 4 + 1 के लिए होगा, यानी 5 का वैल्यू होगा। वही फिर इसके आगे 4 फिर से जोड़ दो तो 9, वही फिर इसके आगे 4 फिर से जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 13। वही फिर इसके आगे 4 फिर से जोड़ दो कितना आ जाएगा, 17। वही फिर इसके आगे 4 फिर से जोड़ दो कितना आ जाएगा, 21। यानी 4-4 जोड़ने पर वही वैल्यू हमारे पास आता जाता है। तो यहां आप देखो कि कहां तक 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। आप कहोगे साहब 16 तक जाता है, तो कितने एक्स्ट्रा रह गए, 3। क्योंकि 16 तक यदि आयोटा की पावर 16 आप लिखोगे तो उसको 4-4 में लिख सकते हो। ऐसे आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4। मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, बिल्कुल जीरो से। यदि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ भी नहीं आता, जीरो हो आप बिल्कुल, तो भी आप सीख पाओगे। और जिसको आता है उसको मैं ये दावा कर सकता हूं कि आप कहीं भी पढ़े होंगे, किसी भी चीज की आपने तैयारी की होगी, चाहे आप एनडीए की तैयारी कर चुके होंगे, चाहे आईआईटी की कर चुके होंगे, किसी भी फील्ड में आप जा चुके होंगे, आपको जबरदस्त चीजें मिलने वाली है और बहुत जबरदस्त फीलिंग आपको आने वाली है। तो अब आप देखो आयोटा की पावर 4 4 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगे, कितना आ गया, 16। तो ये 1 1 1 1 गुणा करो, क्या मिलेगा, 1। यानी 4 तक भाग जाता है, वहां तक 1 आ जाएगा। ये बात मैं आपको समझा चुका हूं, बार बार समझा चुका हूं। इतना एनफ है, इतना सफिशियंट है इस चीज को समझने के लिए, बाकी किसी प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। आयोटा क्यूब अब का मान अभी हम निकाल चुके हैं, क्या होता है साहब, माइनस आयोटा। यानी आयोटा की पावर 19 देखा और देखते आपने क्या कर दिया, माइनस आयोटा। ऐसे ही यदि मैं आपके पास बोलूं कि साहब आयोटा की पावर 27 बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि 24 तक तो पूरा पूरा भाग जाता ही है 4 का। कितने रह गए, 3 रह गए। तो 3 रह गए तो आप इसको क्या बोलोगे, आयोटा क्यूब। और आयोटा क्यूब का मतलब क्या हो गया साहब, माइनस आयोटा। सिंपल सी बात है, आसान बात है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यदि कहीं हमें यह बोले कि आयोटा की पावर 52 वैल्यू कितना होगा, हालांकि बिल्कुल आसान बात कर रहा हूं अभी। फिर इसमें जितने घुमा के प्रश्न बन सकते हैं, जितने पॉसिबल है, सारे प्रश्न आयोटा की पावर पे सारे हम करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आयोटा की पावर 52 की बात कर रहे हैं, 52 की बात कर रहे हैं। आप बताओ क्या 52 में पूरा पूरा भाग जाता है, कि बिल्कुल जाता है। 13 को यदि 13 को आप 4 से गुणा करते हो तो क्या मिलता है, 52 मिलता है। और पूरा पूरा यदि भाग जा रहा है तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सीधी सी बात है। अब आपसे बोल दे कि आयोटा की पावर 53, तो आप क्या कहोगे साहब, 1 ज्यादा है तो आयोटा की घात 1 रह गई। आयोटा की पावर 54, 2 ज्यादा है तो आयोटा की घात 2 रहेगी। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। आयोटा की घात अपने पास 55, 3 ज्यादा है तो आयोटा क्यूब, यानी क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 56। अब आप सोचो कि 1 2 3 यही तो शेष रह सकते हैं। अगर 4 शेष रहे, इसका मतलब 4 शेष कभी रह ही नहीं सकता, इसका मतलब तो पूरा पूरा भाग जाएगा, और पूरा पूरा भाग जाएगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। ये केवल इंट्रोडक्शन क्लास थी।